the name of Allah, the merciful, the compassionate. क्लास फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट इंग्लिश। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। बच्चों इससे पहले हम लेसन नंबर 1, लेटर नंबर 1 और स्टोरी 1 कर चुके हैं। लेटर और स्टोरी के हवाले से कुछ चीज़ें आपके साथ दोबारा शेयर करना चाहूँगी। हमने जब लेटर स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था एग्जामिनेशन हॉल आप लिखेंगे विद अ कैपिटल ई एंड अ कैपिटल एच। उसके बाद जब आप सिटी एबीसी लिखेंगे तो सी भी कैपिटल होगा और ये एबीसी तीनों कैपिटलाइज्ड विद डॉट्स, और अगर हम इसको विद द ब्रैकेट भी लिखें तो भी ठीक है, ब्रैकेट्स ना भी हो तो भी वेल एंड गुड। उसके बाद अप्रैल 2020 ये आज की डेट है, आप जो डेट लिखेंगे दैट विल गो विद यू। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि जब आप एड्रेस करेंगे जिसको आप लेटर लिख रहे हैं तो आप इन दोनों चीजों को, इन दोनों लेटर्स को कैपिटलाइज करके लिखेंगे। डियर का डी कैपिटल होगा, ब्रदर का बी कैपिटल होगा। और मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि अगर आप इस साइड से अपना लेटर स्टार्ट करते हैं तो आप इधर ही एंड अप करेंगे। अगर आप मिडल ऑफ द पेज से करते हैं स्टार्ट तो आप मिडल ऑफ द पेज पर ही एंड करेंगे। और अगर राइट से स्टार्ट करते हैं तो आप राइट पर ही एंड करेंगे। ये तीनों ठीक है, लेकिन इस तरह नहीं कि आप लेफ्ट से स्टार्ट करें राइट पर एंड करते हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप मेन बॉडी लिखेंगे। और जो बात आज मैं डिस्कस करना चाह रही थी वो है आपका इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आपको एक लाइन लिखनी होती है एंड पर, पे माय रिगार्ड्स टू ऑल एट होम, ठीक है। ये लेटर पर डिपेंड करता है। अब आप अपने ब्रदर को लेटर लिख रहे हैं जो घर से दूर है, जो घर नहीं है, जो हॉस्टल में है, जिसके फ्रेंड से आपको पता चला है कि वो स्मोकिंग उसने शुरू कर दी है और वो अपनी स्टडीज पे तवज्जो भी नहीं दे रहा, तो ये वाली लाइन आप इस तरह नहीं लिखेंगे। आप इस तरह लिख सकते हैं, पे माय ग्रीटिंग्स टू ऑल योर फ्रेंड्स, पे माय सलाम टू ऑल योर फ्रेंड्स। लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के लिए आपको लाइन लिखनी होगी, तो आप इस तरह कर दें, पे माय रिगार्ड्स या सलाम टू ऑल योर फ्रेंड्स। इस तरह आप इसको लिखकर और एंड करेंगे। अब आपको मैं ये बताऊं कि एंड करने के भी बहुत से तरीके हैं, तो जो आपको इजी लगे और जिस तरह आप कन्वीनियंट हो वो काम करें, जहां पर गलती का इम्कान ना हो। मिस्टेक जहां पर आप कर देंगे वहां मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। हमने मार्क्स बचाने हैं, हमने मिस्टेक को अवॉइड करना है। तो हमने क्या करना है, एक तरीका ये है कि आप फ्रेंड को लिख रहे हैं तो आप क्लोज में लिखेंगे योर्स सिंसियरली और कॉमा, ठीक है। अब बच्चों एक बात जो बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं, जो बार बार रिपीट करते हैं मिस्टेक्स, वो क्या होती हैं कि इस योर्स पर आप ये एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि फिर इसका मतलब बन जाता है योर इज। तो ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ पर योर इज लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पर योर्स लिख रहे हैं विदाउट एन एपोस्ट्रोफी। और ये योर्स किस सूरत में लिख रहे हैं, जब हम इसको ly पर एंड कर रहे हैं। योर्स सिंसियरली, योर्स अफेक्शनेटली, योर्स ट्रूली, योर्स लविंगली। जब हम ये बातें ly के साथ कर रहे हैं तो हम योर्स लिख रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं, योर फ्रेंड, तो ये ज्यादा इजी होगा, ठीक है। आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं या ब्रदर को लिख रहे हैं तो आप यहां लिखेंगे योर सिस्टर, योर ब्रदर। फ्रेंड को लिखेंगे तो योर फ्रेंड, फादर को लिखेंगे तो योर सन डॉटर। जो भी आप जिस तरह लिख रहे हैं इस तरह आपको ये सिंपल हो जाएगा बिल्कुल। योर सिस्टर आप इस तरह लिखें, ये योर्स वाला मसला भी हल हो जाएगा, एपोस्ट्रोफी वाला भी हल हो जाएगा। थोड़े से स्पेलिंग में जो आप मिस्टेक कर जाते हैं सिंसियरली के, अफेक्शनेटली के, उसका चांस भी नहीं रहेगा। सिंपल योर सिस्टर, इसके बाद कॉमा एंड x डॉट y डॉट z डॉट, ये आपका लेटर एंड हो गया।
आपका लेटर यहाँ से शुरू होता है, मेन बॉडी आती है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यहाँ पर आप इसको एंड कर देते हैं। इसको एंड करने के लिए जब भी जो भी लेटर हम डिस्कस करेंगे, ये दोनों बातें हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड को लिख रहे हैं तो बेहतर होता है सिंसियरली लिखना, आप सिंसियरली लिखें, लेकिन योर्स सिंसियरली में अगर कहीं से मिस्टेक का चांस हो, आपको कोई कंफ्यूजन हो, तो आपने क्या करना है, योर सिस्टर, योर ब्रदर, योर फ्रेंड, योर सन, योर डॉटर, इस तरह करके XYZ के साथ इसको एड कर देना। ठीक है, ये तो था लेटर के हवाले से। अब आ जाए स्टोरी पर। कल हमने स्टोरी भी एक की थी। स्टोरी में हमने स्टोरी का मॉरल हमें मिला था। मैंने आपसे कहा था कोई एक मॉरल वो आपको दे सकते हैं। God helps those who help themselves. Where there is a will, there is a way. One who seeks finds. No pains, no gains. Fortune always favors the brave. इस तरह की कोई भी necessity is the mother of invention, इस तरह का कोई भी एक मॉरल होगा तो आपको ये याद रखना है कि the story of thirsty crow goes with that moral। ठीक है, जब आप स्टोरी को स्टार्ट करेंगे तो आपको उसका टाइटल देना होगा। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर लिखेंगे थर्स्टी क्रो, और फिर आप स्टोरी स्टार्ट करेंगे। इट मीन्स कि आपको पता है कि दिस स्टोरी गोज विद दैट मॉरल जो कि आपको गिवन है। ठीक है, फिर आप स्टोरी लिखेंगे। उसके दरमियान में मैंने आपको कुछ कोटेशंस नोट करवाई थी। उसके अलावा जो इतने सारे हमारे पास मॉरल्स हैं इस स्टोरी के लिए, जो आया हुआ है मॉरल, जो गिवन मॉरल है, उसके अलावा मॉरल्स जो है वो आप उसके अंदर एडजस्ट करते जाएंगे, और एंड पर जब आप स्टोरी को एंड कर देंगे तो आप इस तरह मॉरल लिखकर, और यहाँ पर जो मॉरल गिवन है, आपको मैं बार बार बता रही हूँ, क्वेश्चन में जो मॉरल गिवन है वो मॉरल आप यहाँ लिखेंगे। गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्फ, अगर आपको क्वेश्चन आया है तो आप वही वाला मॉरल नीचे लिखेंगे। ये नहीं कि 5-6 मॉरल्स हैं सारे उठा के लिख दें या उनमें से कोई एक लिख दें, ऐसे नहीं करना आपने। वही वाला मॉरल लिखना है जो आपको स्टोरी के लिए क्वेश्चन में गिवन है। इस तरह आपकी स्टोरी एंड होगी। ठीक है, आगे वाला हमारा जो था वो कंप्लीट हो गया। आपका लेसन 1, आपकी स्टोरी 1 और आपका लेटर 1। और हो सके आप लोगों से तो जहां से भी आपको पेयर ऑफ वर्ड्स मिलते हैं, डिफरेंट बुक्स में पेयर ऑफ वर्ड्स दिए हुए होते हैं, तो आप वो पेयर ऑफ वर्ड्स 7-7, 5-5, 10-10 उनको करते जाएं। ए से स्टार्ट करें। ए से स्टार्ट होने वाले पेयर्स ऑफ वर्ड्स जितने आपको मिलते हैं कोशिश करें कि आप उसको साथ साथ तैयार करते जाएं। जो आपकी 10th की बुक में है वहां से शुरू करें, उसमें से कुछ देखें। फिर आपको इधर उधर बुक्स, आपके बहन भाइयों की बुक्स होती हैं, वैसे हमारे पास बहुत सी बुक्स होती हैं, और अब तो हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी भी है। आप स्टार्टिंग विद ए जो है पेयर ऑफ वर्ड्स, लेकिन सिंपल, इजी, बहुत मुश्किल वर्ड्स में नहीं घुसना है, वो नहीं आया करते। एक सिंपल, इजी, एवरेज स्टूडेंट्स जो काम कर सकते हैं उस तरह के आते हैं। हमारे पास अगर इतना टाइम होता तो हम उनको भी साथ साथ डिस्कस करते जाते, बल्कि मैं कोशिश करूंगी कि एंड पर अगर हमारे पास कुछ टाइम बचा तो आपके साथ हम पेयर ऑफ वर्ड्स भी डिस्कस करते जाएंगे। आज हमने स्टार्ट करना है लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 इज क्लियरिंग इन द स्काई। क्लियरिंग इन द स्काई। स्काई का नाम सुनते ही हमारे जहन में आता है आसमान। आसमान का जब जिक्र आता है, आसमान की जब बात होती है, उसका क्या मतलब होता है? बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचाई पर, बहुत बुलंद। ठीक है, तो क्लियरिंग, क्लियरिंग का क्या मतलब होगा? यहाँ पर क्लियरिंग का मतलब एक साफ जमीन का टुकड़ा, नहीं तो साफ किताए अराजी। अपने आप को जितनी मुश्किल में डालेंगे, बहुत मुश्किल मुश्किल बातें मिलती जाएंगी, तो वो बात लिखा करें, वो लफ्ज लिखा करें जो आपके माइंड में क्लियर हो, जिसमें गलती का कोई इम्कान ना हो। क्लियरिंग इन द स्काई, बहुत बुलंदी पर एक साफ किताए अराजी, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर एक साफ जमीन का टुकड़ा। ठीक है, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर, बहुत ज्यादा ऊंचाई कहाँ मिलेगी? जहां जमीन होगी, ऑब्वियसली माउंटेन्स पर, पहाड़ों में।
ठीक है। और पहाड़ पर आपने देखा है जहाँ पर ग्रीन पहाड़ होते हैं वहाँ पर बहुत सी वेजिटेशन होती है, बहुत सी प्लांटेशन होती है, वाइल्ड बहुत सारे जड़ी बूटियाँ होती हैं, प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं। तो वहाँ पर एक साफ किटाई ज़मीन का मतलब, और वो माउंटेन्स पर जाहिर है रग्ड होता है, ना हमवार होता है, वो प्लेन नहीं होता। तो साफ किटाई अराजी इतनी ऊंचाई पर, माउंटेन्स पर, इसका ये मतलब है कि किसी ने उसको क्लियर किया है, साफ किया है किसी पर्पस के लिए। और ये हम इसमें पढ़ेंगे कि वो पर्पस क्या था। ये स्टोरी एक बेटे ने लिखी है और उसने अपना एक लाइफ इवेंट अपने फादर के साथ शेयर किया है और ये जेस टॉर्ट ने लिखी है। और जेस ने अपनी लाइफ का एक इवेंट है वो लिखा है और वही आपके साथ शेयर किया है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। उन्होंने जेस ने अपने फादर के बारे में लिखा है। His father was a hard working man और उसने उनके हार्ड वर्क को हाईलाइट करने के लिए, बताने के लिए सबको कि हार्ड वर्क जो है और उसकी क्या वैल्यू है, उसमें कितनी डिग्निटी है, उसमें कितनी पावर है। उसके फादर एक बहुत बीमार आदमी थे, उनको हार्ट का कोई प्रॉब्लम था। वो डॉक्टर्स के पास गए और डॉक्टर्स ने उनको कहा कि वो घर रहें, वो घर से बाहर बिल्कुल ना निकले, पैदल बिल्कुल ना चलें, अदरवाइज उनकी जिंदगी को खतरा है, वो ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन जेस के फादर ने क्या किया, उन्होंने परसिवरेंस दिखाई, वो स्टेडफास्ट रहे, साबित कदम रहे और उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ी। क्योंकि अगर वो मेहनत करना छोड़ देते तो जो उनके 5 बच्चे और उनकी फैमिली थी वो स्टार्व भी कर सकती थी। अपनी फैमिली के लिए और अपनी परसिवरेंस की वजह से वो चलते रहे, अपना काम भी करते रहे और उन्होंने 70 इयर्स तक वो जिंदा रहे। 40 इयर्स पहले डॉक्टर्स ने उनको बताया था कि अगर वो लेंथ ऑफ अ सिटी ब्लॉक यानी अगले दूसरे मोहल्ले में भी चले जाएंगे तो हो सकता है कि उनकी जान को खतरा हो। बट ही वॉक्ड एंड वॉक्ड एंड वॉक्ड और उसके बाद उन्होंने माउंटेन पर चढ़कर एक जगह साफ की और वहां पर प्लांटेशन भी की और उन्होंने ये शो किया कि अगर इंसान हिम्मत करे तो सब कुछ वो कर सकता है। और यही जेस ने यहाँ पर नरेट किया है और यही हमें समझाने की भी कोशिश की है कि हम इससे सीखें। हम अपनी जिंदगी में जो भी स्टोरी या जो भी इवेंट गो थ्रू करते हैं या इस तरह का जो हमें बुक्स में बताया जाता है उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे पहली स्टोरी जो थी बटन बटन, उससे हमने सीखा कि हमें ग्रीड से दूर रहना चाहिए। ग्रीड बिल्कुल सही नहीं है, लालच बुरी बला है। वहां पर उसने यही शो किया कि नॉर्मा को इरिपेरेबल लॉस का सामना करना पड़ा आउट ऑफ हर ग्रीड। अब इसमें क्लियरिंग इन द स्काई में उन्होंने आपको बताया है कि डोंट लूज होप, कभी भी होप नहीं छोड़ें, कभी भी काम करना नहीं छोड़ें। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। आप उसको सक्सेस हासिल कर सकते हैं, आप हार्ड वर्क जारी रखें वट एवर आर द सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करते हैं। दिस इज द वे जेस said my father pointing with his cane across the deep valley below us। ये रास्ता है जेस, मेरे वालिद ने कहा अपनी छड़ी से गहरी वादी के पार जो हमारे नीचे थी उसकी तरफ इशारा करते हुए। I want to show you something you have not seen for many years। मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूँ जो तुमने बहुत सालों से नहीं देखा। Isn't it too hot for you to do so much walking? क्या आज इतनी गर्मी नहीं है कि आप इतना पैदल चलें, यानी आपके पैदल चलने के लिए क्या गर्मी बहुत ज्यादा नहीं है? I had just finished walking a half mile uphill from my home to his। मैंने अभी अभी निस्फ मील का फासला तय किया था अपने घर से उनके घर की तरफ आने के लिए और वो भी पहाड़ पर। ठीक है, पहाड़ पर चढ़ते हुए जाहिर है गर्मी भी उसको ज्यादा फील हो रही थी जेस को और उसके फादर ने कहा कि आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। I had carried a basket of dishes to mom। मैं वालदा के लिए एक बर्तनों की टोकरी भी अपने साथ उठा कर लाया था। There were 2 slips in the road। सड़क पर 2 जगह ऐसी थी जहाँ पर फिसलन थी। And I couldn't drive my car और मैं गाड़ी भी नहीं चला सकता था। क्यों नहीं चला सकता था? Because there were slips in the road और माउंटेन पर जब स्लिप्स होती हैं तो बिल्कुल भी कार ड्राइव नहीं की जा सकती, इसलिए वो कार पर भी नहीं जा सकते थे और जेस जो था ही वाज अफ्रेड कि अब उसको पैदल चलकर जाना पड़ेगा।
एंड आई न्यू हाउ हॉट इट वॉज, और मैं ये भी जानता था कि बाहर कितनी गर्मी है क्योंकि वो बाहर से चल कर आया था। इट वॉज 97 इन द शेड। बच्चों सिनोनिम्स तो हम कर ही रहे हैं, हम इसको थोड़ा सा इसके साथ साथ जो आपके करेक्ट इंफॉर्मेशन है उसको भी हम साथ साथ करते रहेंगे। यहां से देखते हैं, Isn't it too hot for you to do much walking? क्या ये आपके लिए बहुत ज्यादा नहीं होगा कि आप इतना चलें इतनी गर्मी में? I wipe the streams of sweat from my face to keep them from stinging my eyes. Wiped, सबसे पहले सिनोनिम्स हम साथ साथ देखते हैं। Wiped, wiped का क्या मतलब होगा? Wiped means cleaned, swept, साफ करना, पसीना पोंछना, ठीक है। आई वाइप द स्ट्रीम्स ऑफ स्वेट, मैंने पसीने की जो स्ट्रीम्स थी, बहुत बेतहाशा पसीना जो बह रहा था मेरे चेहरे पर, उसको साफ किया। टू कीप देम फ्रॉम स्टिंगिंग माई आईज, ताकि वो मेरी आंखों में चुभन पैदा ना करे। स्टिंगिंग मीन्स चुभन पैदा करना। स्टिंगिंग को उर्दू में क्या कहेंगे? चुभन पैदा करना। और इसका सिनोनिम क्या होगा? हर्टिंग। हाँ जी, हर्टिंग। स्टिंगिंग माय आईज, वो मेरी आईज को हर्ट ना करे, मेरी आईज को पिंच ना करे, हम पिंचिंग भी लिख सकते हैं इसका सिनोनिम, ठीक है। I didn't want to go with him, मैं उनके साथ जाना नहीं चाहता था क्योंकि मैं अभी पहाड़ी पर आधा मील का फासला तय करके अपने घर से उनके घर पहुंचा था। मैं अपनी वालदा के लिए डिशेस की एक बास्केट, एक बर्तनों की टोकरी भी उठा कर लाया था, और उस रास्ते में 2 जगह पर फिसलन भी थी और मैं वहां पर अपनी गाड़ी भी नहीं चला सकता था, और मैं ये भी जानता था कि वहां कितनी गर्मी है। अब वो बता रहे हैं इट वॉज 97 इन द शेड। अब आप करेक्ट इंफॉर्मेशन में जब आपको आएगा कि व्हाट वाज द टेम्परेचर, तो आपने एक जो हमारी करेक्ट इंफॉर्मेशन के हवाले से हमारे पास पहली एक इंफॉर्मेशन है कि उस दिन कितनी गर्मी थी, उस दिन टेम्परेचर कितना था? 97 इन द शेड। ये आपकी करेक्ट इंफॉर्मेशन में आपको आ सकता है। I knew that from January until April, my father had gone to 8 different doctors. मैं ये जानता था कि जनवरी से अप्रैल तक 4 मंथ्स में मेरे वालिद 8 डॉक्टर्स के पास गए थे। अब यहाँ पर भी आपका करेक्ट इंफॉर्मेशन का आ सकता है। How many doctors had his father visited within 4 months? He had visited 8 doctors. ठीक है, इन 4 महीनों में मेरे वालिद 8 डॉक्टर्स, डिफरेंट डॉक्टर्स के पास गए थे। One of the doctors had told him not to walk the length of a city block. और एक डॉक्टर ने तो उनसे ये भी कहा था कि आप अपने मोहल्ले में भी, अपने घर से अगली गली में भी, अगले ब्लॉक तक भी पैदल चलकर मत जाइएगा। He told my father to get a taxi to take him home. उसने मेरे वालिद को बताया, उस डॉक्टर ने, कि वो यहाँ से एक टैक्सी ले और घर चले जाएं। But my father walked home 5 miles across the mountain and told mom what the doctor had said. लेकिन उस दिन मेरे वालिद 5 मील का सफर तय करके घर पहुंचे पहाड़ों पर, और आकर मेरी वालदा को बताया कि डॉक्टर ने उनसे क्या कहा। 40 years ago, a doctor had told him the same thing. 40 साल पहले भी एक डॉक्टर ने उनको यही बात बताई थी। And he had lived to raise a family of 5 children. He had done as much hard work in those years as any man. वो लेकिन वो जिंदा रहे। 40 साल पहले डॉक्टर ने कहा था कि आपने चलना नहीं है, लेकिन अगर आप ज्यादा चले तो यानी आपकी जिंदगी को खतरा है। लेकिन उसके बाद भी 40 साल बाद भी वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। उन्होंने 5 बच्चों की फैमिली की परवरिश की, 5 बच्चों की परवरिश की। ब्रॉट अप, रेज मीन्स ब्रॉट अप। और उन्होंने इन सालों में इतना काम किया जितना कोई इंसान कर सकता है।
नॉट प्रोटेस्ट टू हिम नाउ, मैं अब उनके सामने एहतजाज नहीं कर सकता था। प्रोटेस्ट मीन्स ओपोज, मैं उनको ओपोज नहीं कर सकता था, मैं उनकी मुखालफत नहीं कर सकता था, मैं अब एहतजाज नहीं कर सकता था। He had made up his mind, उन्होंने फैसला कर लिया था। When he made up his mind to do a thing, he would do if he had to crawl, और जब वो फैसला कर लेते थे कोई काम करने का, तो चाहे उन्हें रेंगना पड़ता, वो काम जरूर किया करते थे। He didn't care if it was 97 in the shade or 16 below zero, वो इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करते थे कि साया में भी टेम्परेचर 97 डिग्री फॉरेनहाइट है तो उन्हें नहीं निकलना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी है, या फिर 16 डिग्री से नीचे यानी मुंजमद है, सब कुछ बर्फ पड़ी हुई है, उनको अगर उन्होंने सोच लिया तो उनको कोई रोक नहीं सकता था। I wiped more sweat from my face, मैंने अपने चेहरे से और पसीना पहुंचा। As I followed him down the little path between the pasture and the meadow, जब मैं pasture और meadow के दरमियान उनके पीछे चल रहा था। बच्चों यहाँ पर दो वर्ड्स यूज किए गए हैं, एक pasture एक meadow। बहुत थिन सी लाइन है इनके दरमियान, बहुत थोड़ा सा फर्क है पास्चर और मीडो में। पास्चर को जब आप लिखते हैं उर्दू में तो आप लिखते हैं चरागाह और मीडो को लिखते हैं सब्जाजार। चरागाह में जानवर चरते हैं, ग्रीन जगह होती है, यहाँ पर आप अपने कैटल को लोग लेकर जाते हैं और वहां पर वो चरते हैं। मीडो भी एक ऐसी ही जगह है, लेकिन पास्चर और मीडो में क्या फर्क है कि मीडो फील्ड में होता है, एक खेत में होता है और वहां पर स्पेशली चारा या घास उगाई जाती है जानवरों के लिए। समटाइम्स ये हेज देकर इसको एक वॉल भी बनाई जाती है, यानी एक वॉल्ड जगह होती है, चारों तरफ से उसको कवर्ड होती है वो जगह। और चरागाह जो है, पास्चर जो है, वो खुली जगह होती है जहाँ पर जानवर अपनी मर्जी से चरते हैं। यहाँ पर मेडो होती है, वो भी होती चरने के लिए ही है, लेकिन ज्यादातर वहाँ पर चारा उगाया जाता है और फिर काट कर जानवरों के सामने डाला जाता है। कि थोड़ा सा फर्क है, और उर्दू में इसको चरागाह बोलते हैं और उसको सब्जाजार बोलते हैं। जब आप लिखेंगे तो आप ऐसा ही लिखेंगे कि मैंने अपने चेहरे से और पसीना पोंछा और एक छोटे से रास्ते पर उनके पीछे चल पड़ा जो कि एक चरागाह और सब्जाजार के दरमियान में से गुजरता था। Suddenly he stopped at the edge of the meadow. अचानक वो उस सब्जाजार के एक कोने पर रुक गए। Took his pocket knife from his pocket, और एक छोटा सा चाकू अपनी जेब से निकाला and cut a wisp of alfalfa, और वहां उगी हुई घास की मुट्ठी भरकर काट ली। He held it up between him and the sun, और उन्होंने उसको अपने और सूरज के दरमियान ऊपर बुलंद किया। Look at this Jess, Jess इसको देखो। He bragged, brag means शेखी भगाना, boasted, उन्होंने शेखी भगारी, बोस्ट किया, फखरिया अंदाज में कहा। आप शेखी भगाना ना भी लिखें तो आप उर्दू में लिखें, उन्होंने फखरिया अंदाज में कहा। Did you ever see better alfalfa grow out of the earth? क्या तुमने इससे बेहतर घास जमीन से निकलती देखी है? It is the best looking hay I have ever seen any place, I said. मैंने कहा कि बेहतरीन लगने वाली घास है जो मैंने कहीं भी किसी भी जगह पर देखी। I have not seen better looking alfalfa even in the little sandy river bottoms. मैंने इससे बेहतर घास दरिया के नशेबी इलाके में भी नहीं देखी। यानी दरिया की जमीन जो होती है वो बहुत ज्यादा जरखेज होती है, नशेबी जमीन जहाँ पर दरिया अपनी मिट्टी छोड़ देता है वो मिट्टी बहुत ज्यादा जरखेज होती है। लेकिन जेस कहता है कि मैंने इतनी अच्छी घास उन इलाकों में भी नहीं देखी। When I bought this little farm, everybody around here said I'd end up with my family at the country poor farm if I tried to make a living here, he bragged again. उन्होंने दोबारा फखरिया अंदाज से कहा कि जब मैंने ये छोटी सी जगह यहाँ खरीदी थी, इर्द गिर्द के सब लोगों ने कहा था कि मैं अपनी खानदान के साथ इस खराब से, इस गंदे से फार्म पर, इस गंदे से खेत में खत्म हो जाऊंगा अगर मैंने यहाँ से रोजी कमाने की कोशिश की या यहाँ मैंने कुछ उगाने की कोशिश की। It took me 30 years to improve these old worn out acres to make them do this.
मुझे 30 साल लगे इन खस्ता हाल एकड़ों को इस तरह का काम करने में। किस तरह का काम करवाने में? इस तरह की घास उगाने में। यानी इतनी अच्छी घास उग रही है, तो यानी उन्होंने उस जमीन के साथ बहुत ज्यादा मेहनत की, तो आज वो इस काबिल हुई कि उस पर इतनी अच्छी घास उगने लगी। आई लाइक दीज, आई थिंक इट्स ओवर फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही बहुत। इसमें आप ये देखें, ये वाले आप सिनोनिम्स देखें और यहाँ तक अच्छे तरीके से इसको पढ़ें, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।